आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है सूट बाय पॉपर्स। यानी कि ये ऑर्डर डील करता है इस सब्जेक्ट से कि जब पॉपर दावा करते हैं तो वो किस तरह दावा दायर करेंगे। टोटल 16 रूल्स हैं इस ऑर्डर के। लेकिन इस ऑर्डर को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग ये जान लें कि पॉपर बेसिकली होता क्या है। पॉपर का अगर उर्दू मीनिंग देखें तो ऐसा पर्सन जो कि कंगाल हो, ऐसा पर्सन जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को पूरा करने से कासिर हो, वो उन्हें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा ना कर सकता हो, ऐसे पर्सन को हम लोग पॉपर कहते हैं। लेकिन कानूनी लिहाज से लीगली पॉपर को किसी और तरह डिफाइन किया गया है कि पॉपर बेसिकली है क्या। इसको ऑर्डर 33 के रूल 1 की एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है कि पॉपर बेसिकली कानून में किस पर्सन को पॉपर कहते हैं। ये यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन आपको शो हो रही है, इसमें बताया गया है कि पॉपर बेसिकली क्या होता है। वो कह रहे हैं कि पर्सन इज अ पॉपर। बेसिकली कह रहे हैं कि पर्सन इज अ पॉपर who is not possessed of sufficient means to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaintiff in such suit। मतलब कि कानून में एक दावे के साथ प्लेंट के साथ था कि इतनी फीस लगनी है, एक प्रिस्क्राइब फीस बताई गई थी। लेकिन वो पर्सन इस कदर वो था, गरीब था कि उसके पास सफिशेंट मीन्स ही नहीं थे, इतने वसाइल ही नहीं थे कि वो प्रिस्क्राइब फ़ी, कोर्ट फ़ी पे कर सकता। ऐसे पर्सन को हम लोग पॉपर कहते हैं। दूसरा ये है कि और वेयर व्हेन नो सच फी इज़ प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि कोई फ़ी बताई नहीं गई थी कि इस प्लेंट के साथ इतनी फ़ीस लगनी चाहिए। उस सिनेरियो में वो पर्सन पॉपर होगा व्हेन ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी वर्थ 1000 रुपी अदर देन हिज नेसेसरी वेयरिंग अपीयरेंस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। इस सिनेरियो में जब कोर्ट फ़ी नहीं बताई गई कि प्लेंट के साथ कितनी फोर्ट फ़ी लगनी है, इस सिनेरियो में वो पर्सन पॉपर कंसीडर किया जाएगा जिसके पास अपने जो नेसेसरी वेयरिंग अपीयरेंस यानी कपड़े और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट जो में जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ के, इन 2 चीज़ों को छोड़ के, इनके अलावा बिसाइड ऑफ दीज कोई ऐसी प्रॉपर्टी 1000 रुपए तक की भी प्रॉपर्टी नहीं है उस बेचारे के पास। तो ऐसे पर्सन को हम कानून में पॉपर डील कहते हैं। पॉपर बेसिकली क्या है, इसके हवाले से 2 सिनेरियो है कि अगर तो कोई कोर्ट फ़ी बताई गई हो कि इतनी कोर्ट फ़ी पे करनी है, इस प्लेंट के साथ इतनी कोर्ट फ़ी आप लोगों ने लगानी है। जैसे कि कोर्ट फ़ी का एक सिनेरियो है कि 25,000 तक आपने कोई नहीं, अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 25,000 है, तो आपको कोई कोर्ट फ़ी नहीं पे करनी पड़नी। लेकिन अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो 15,000 है, और 2 लाख से कम तक है तो फिर 7.5% ऑफ दिस अमाउंट, जो भी 2 लाख से कम तक की अमाउंट है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सिनेरियो, मिसाल के तौर पर अगर 2 लाख थी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू और वहाँ पर कोर्ट फ़ी बताई हुई थी कि 15,000 पे करनी है, लेकिन उसके पास इतने सफिशिएंट मीन्स ही नहीं थे कि वो 15,000 पे कर सकता, तो वो पर्सन पॉपर कंसीडर किया जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर किसी केस में कोर्ट फ़ी नहीं बताई गई, मतलब है ही नहीं कि इस मैटर के अंदर कोर्ट फ़ी पे करनी है। जैसे कि क्रिमिनल मैटर के अंदर कोई कोर्ट फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, और 25,000 से कम है सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, तो उधर कोर्ट फ़ी की पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उस पर्सन के पास इस कदर उसकी बुरी हालत थी कि उसके पास अपने ये जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है उसको, और जो उसके नेसेसरी वेयरिंग अपील है उनको छोड़ के, उनको उनको तो डालना ही नहीं ना है। उनको उनके बिसाइड ऑफ दिस, उनके अलावा उसके पास 1000 रुपए तक की भी उस बेचारे के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उस पर्सन को कानून में हम लोग पॉपर कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके रूल 1 की तरफ। आई होप ये आपको पॉपर समझ आ गया होगा, पॉपर क्या होता है। रूल 1 को डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट जो है वो इसी ऑर्डर को डिस्कस करने से पहले चीज़ समझ लें कि जब एक पॉपर ने दावा दायर करना है ना, तो वो डायरेक्टली तौर पर ही दावा नहीं दायर कर सकता, उसे सूट दायर करने की इजाज़त नहीं है। पहले उससे कोर्ट से इजाज़त लेनी है कि मैं ऐसा पॉपर दावा दायर करना चाहता हूँ, उसे पहले एक दरख्वास्त देनी पड़ती है, और उस दरख्वास्त के बाद फिर क्या प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाता है वो हम लोगों ने इस ऑर्डर 33 के अंदर डिस्कस करना है। आप बस एक पॉइंट अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लें कि जब भी किसी पर्सन ने ऐसा प्रॉपर दावा दायर करना है तो उससे पहले कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो डायरेक्ट ही एट द बिगिनिंग स्टेज ही ऐसा प्रॉपर दावा दायर नहीं कर सकता। उसे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, दरख्वास्त देनी पड़ेगी, और फिर वो किस तरह इजाज़त लेता है, क्या प्रोसीजर फ़ॉलो होता है, वो ऑर्डर 33 में हम डिस्कस करते हैं।
से स्टार्ट करते हैं। सो रूल 1 कहता है सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन फॉर्मा प्यूप्रस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन, यानी इसी ऑर्डर 33 के अंदर जो प्रोविजन डिस्कस की जाने वाली हैं उन प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए एनी सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय अ पॉपर, कोई भी दावा ऐसा पॉपर पर्सन जो है वो कोई भी दावा इंस्टीट्यूट कर सकता है एज अ पॉपर कैपेसिटी। एक्सप्लेनेशन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पॉपर क्या होता है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रूल 2 की तरफ, कहते हैं कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी अब जैसे मैंने बताया कि आपने ऐसा प्रॉपर दावा कोई भी दायर तो कर सकते हो, रूल 1 में तो आपको एक खुली आज़ादी दे दी, लेकिन ये दावा दायर करने के लिए आपको पहले एक दरख्वास्त देनी पड़ती है। उस दरख्वास्त के क्या कंटेंट है वो रूल 2 के अंदर बताया गया है। रूल 2 के अंदर बताया गया है। सो रूल 2 कहता है कि एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्यू ऐसा पॉपर, मतलब हर वो दरख्वास्त जो कि आप ऐसा पॉपर दावा दायर करने के लिए परमिशन के तौर पर जमा कर रहे हो, फाइल कर रहे हो, उस दरख्वास्त में होना चाहिए शेल कंटेन द पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड इन रिगार्ड टू द प्लेंट इन सूट। इसके अंदर वो आइटम्स, वो इंग्रेडिएंट्स जो कि सूट में जब आप प्लेंट नहीं जब देते, तो ऑर्डर 7 रूल 1 के तहत जो उस प्लेंट में चीज़ें होनी चाहिए वो इस एप्लीकेशन में, एक तो वो पार्टिकुलर्स होने चाहिए, यानी पार्टीज़ की नेम और डिस्क्रिप्शन, काउज ऑफ एक्शन, कंसाइन स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट फी वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, जो भी आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो कहना, ये सारी इस दरख्वास्त में एक तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर 7 रूल 1 की रिक्वायरमेंट, तो उस चीज़ें तो होनी ही चाहिए। साथ में इसमें ये होना चाहिए, एक तो ये चीज़ होनी चाहिए नंबर 1। नंबर 2, अ शेड्यूल ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द एप्लीकेंट। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसके पास जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो भी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है, उसका एक स्केड्यूल भी उसने अपनी उस दरख्वास्त में मेंशन करना है। नंबर 3, विद द एस्टिमेटेड वैल्यू 3 देयर ऑफ, और इनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू भी मेंशन करनी है। शेल बी अनेक्स देयर टू, ये इसने अपनी दरख्वास्त के साथ लगाएगा। एंड इट शेल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर द साइनिंग वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग। एट द लास्ट, जो जिस तरह प्लीडिंग की वेरिफिकेशन और साइनिंग होती है, इसी तरह इस दरख्वास्त को भी साइन और वेरीफाई उसी तरीकाकार के तहत किया जाएगा। सो जब भी आप लोगों ने एक दरख्वास्त देनी है कि आपको ऐसा प्रॉपर अलाउ किया जाए, आप दावा दायर करना चाहते हो, तो उस दरख्वास्त में 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, ऑर्डर 7 रूल 1 की रिक्वायरमेंट, तो जो चीज़ें प्लेंट में वो होनी चाहिए। नंबर 2, जो भी आपके पास मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है, उसका एक स्केड्यूल आपने प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा प्रॉपर दावा दायर करना चाहते हो, और प्रॉपर हमें पता है कि वो बंदा है जिसके पास कुछ हो ही ना। तो आप कोर्ट को बताओगे भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो आप वही चीज़ बताओगे। नेक्स्ट आपने बताना है इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, और लास्ट में आप लोगों ने इसको साइन और वेरीफाई करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप प्लीडिंग को अपनी साइन और वेरीफाई करते हो। सो नेक्स्ट आ जाता है रूल 3। अब ये कहता है कि ये दरख्वास्त प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन की जो दरख्वास्त आप कोर्ट में दायर कर रहे हो कि आप ऐसा प्रॉपर दावा दायर करना चाहते हो, वो दरख्वास्त कोर्ट में सबमिट कौन करेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन कौन करेगा, वो कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप इस लाइन को स्किप करते हैं और यहाँ से पढ़ें। द एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट बाय द एप्लीकेंट इन पर्सन, यानी जनरल रूल ये कहता है कि जो भी दरख्वास्त है कोर्ट में पेश की जाएगी, वो एप्लीकेंट ने बजाते खुद इन पर्सनल कैपेसिटी, यानी बजाते खुद उसने ही जमा करनी है। शेल का वर्ड है तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि पहले जो भी ये दरख्वास्त देनी है उसने एप्लीकेंट ने खुद देनी है। नेक्स्ट ये कहता है कि अनलेस ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन कोर्ट, लेकिन अगर तो वो उसको पर्सनल अपेयरेंस को इस्तिस्ना हासिल है, एग्जाम्प्ट हासिल है कि वो खुद बताते खुद कोर्ट में पेयर नहीं हो सकता, यानी कि सेक्शन 131 और 132 ऑफ सीपीसी के सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं, यानी शायद वो पर्दा नशीन लेडी है, तो कह रहे हैं इन विच केस द एप्लीकेशन में बी प्रेजेंटेड बाय एन ऑथराइज एजेंट। इस तरह के सिनेरियो के अंदर जो इसकी तरफ से दरख्वास्त जो है उसका ऑथराइज एजेंट दे सकता है। अब ऑथराइज एजेंट कौन कंसीडर किया जाएगा? ये कंसीडर किया जाएगा हु कैन आंसर ऑल मटीरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन, वो पर्सन जो कि जो भी एप्लीकेशन से मटेरियल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे मतलब वो आंसर देने का अहल वो बंदा, एंड हु मे बी एग्जामिन्ड द सेम मैनर एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय हिम माइट हैव बीन एग्जामिन्ड हेड पार्टी अटेंडेंट पर्सन, मतलब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वो पर्सनली आती दरख्वास्त देती तो जिस तरह उसकी एग्जामिनेशन की जा सकती थी, इस रिकॉग्नाइज एजेंट को भी एग्जामिन किया जा सकता हो, तो वो बंदा रिकॉग्नाइज एजेंट कहलाएगा। अब जनरल रूल अगर देखें तो रूल 3 के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपने जो ये दरख्वास्त देनी है कि कोर्ट आपको अलाउ करे कि आप ऐसा प्रॉपर दावा करना चाहते हो, वो दरख्वास्त आपने जनरल रूल क्या कहता है कि आपने वो पर्सनली देनी है,
एक्सेप्शन आपकी ये है कि कब आप कोई भी जगह पे कोई और पर्सन, अगर आप पर्सनली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्ट हो, आपकी पेरेंट्स से आपको ससना हासिल है कि आपको कोर्ट कॉल नहीं कर सकती कि आप पर्सनली अपेयर हो, तो अब इस सिचुएशन में आपका रिकॉग्नाइज एजेंट आपकी तरफ से दरख्वास्त दे सकता है। रिकॉग्नाइज एजेंट वो होता है जो कि इस मैटर से मुतल्लिक दरख्वास्त में मुतल्लिक जो भी मटीरियल क्वेश्चन पूछे जाएँ वो उसका आंसर दे सकता हो। दूसरा, जिस तरह एक जो जिसको ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है, यानी पर्सन जिसने दरख्वास्त दी है, अगर वो मौजूद होता, उसकी पर्सनल एग्ज़ामिनेशन हो सकती थी, इसको भी ऐसा एग्ज़ामिन किया जा सकता है पर्सनली, तो वो बंदा रिकॉग्नाइज़ एजेंट होता है। ये जनरल रूल है। अब आ जाते हैं कि इस पूरे जनरल रूल की एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन तो नहीं है, इसकी एक तरह से देखा जाए तो सुपीरियरिटी बताई गई है। इस लाइन को अगर अब आप देखें, ये क्या हो गया? ये वाली, ये नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस रूल्स, मतलब कह रहे हैं कि आगे इसी पूरे ऑर्डर के जो रूल्स में ये जो अभी हमने पूरा जनरल रूल पढ़ा ना, इससे हट के अगर कोई चीज़ बताई गई है, तो अगर उनमें कंट्राडिक्शन आ भी जाती है, तो यहाँ रूल 3 के अंदर जो बात बताई गई है वो सुपरसीड करेगी। इस लाइन को मेंशन करने का बस इतना सा ही पर्पस था। नेक्स्ट आ जाए रूल 4 की तरफ। तो रूल 4 कहता है आपको एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट। अब ज़ाहिर सी बात है, आपने दरख्वास्त जमा करा दी है, कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि मैं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। उसको करने के लिए सबसे पहले वो आपको एग्जामिन करके देखती है, तो एग्जामिनेशन होगी। इसके दो सब रूल हैं। सब रूल 1 कहता है कि वेयर द एप्लीकेशन इज इन अ प्रॉपर फॉर्म एंड ड्यूली प्रेजेंटेड। अगर तो एप्लीकेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, फॉर्मेट इसका रूल 2 में इसी ऑर्डर के में बताया गया, मतलब उस फॉर्म में है और सही तरीके से प्रेजेंट, मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट की गई है, मतलब रूल 3 के तहत प्रेजेंट भी कर दी गई है। द कोर्ट में इफ़ इट थिंक फिट। अब कोर्ट को अगर बेहतर लगता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी, कोर्ट की क्या ये कोर्ट की कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उसे बेहतर लगता है ना, तो अब वो एप्लीकेंट को या उसके एजेंट को अगर तो उनकी एग्जामिनेशन कर सकता है। व्हेन द एप्लीकेंट इज अलाउड टू अपेयर बाय एजेंट रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ द क्लेम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब कि अगर तो वो कह रहे हैं प्रॉपर फॉर्म में एप्लीकेशन प्रेजेंट की गई और आई है, कोर्ट को अगर बेहतर लगता है, तो अब वो एप्लीकेंट को भी और उसकी एजेंट की, इनमें से जिसकी वो चाहे एग्जामिनेशन कर सकता है। अगर तो एप्लीकेंट को उसके एजेंट के थ्रू अलाउ था पेयर होना, वो आया, ठीक है, वो उन दोनों में से किसी की भी कर सकता है। इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोर्ट। एग्जामिनेशन करेगा रिगार्ड द merit of the claim of the property of the applicant। कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया। एग्जामिनेशन करेगा वो इसकी रिगार्ड द मैटर ऑफ द मेरिट ऑफ द क्लेम एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट की प्रॉपर्टी के हवाले से और जो उसने क्लेम किया है उसके मेरिट को डिटरमाइन करने के हवाले से एग्जामिनेशन होगी। सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आप कह सकते हो, बताया गया। नेक्स्ट है सब रूल 2, कहते हैं इफ प्रेजेंटेड बाय एजेंट कोर्ट में ऑर्डर एप्लीकेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय कमीशन। अगर तो ये एप्लीकेशन लाई ही एजेंट ने है और खुद पर्सन खुद नहीं आया, वो कहने को कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इसको बाय एग्जाम कमीशन इसकी एग्जामिनेशन करने का एप्लीकेंट का ऑर्डर दे सकता है, जो कि ऑर्डर 26 रूल 1 की भी रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी पर्सन को, गवाह को पर्सनली अपेयरेंस के उसके मतलब कोर्ट से नहीं बुला सकती, क्योंकि उसकी पर्सनल अपेयरेंस को एग्जाम्पशन हासिल है कि उसे पर्सनली कोर्ट में कॉल नहीं किया जा सकता, तो ऐसे पर्सन के लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकती थी उसकी एग्जामिनेशन के लिए। सेम लाइक इस पर्सन को भी वो कह रहे थे इस्तिस्ना हासिल है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन जो है वो किसी एजेंट की तरफ से आती है, तो कोर्ट अगर बेहतर लगती है ना, तो वो इस एप्लीकेंट को एग्जामिनेशन करवा सकती है कमीशन के थ्रू। इसी मैनर के मुताबिक इसकी एग्जामिनेशन होगी, जैसे कि एक एब्सेंट विटनेस की जिस तरह शहादत नहीं रिकॉर्ड की जाती, तो जिस तरह उसके लिए कमीशन इशू किया जाता है, तो कह रहे हैं इसी तरह अब इसकी भी कमीशन के थ्रू एग्जामिनेशन की जाएगी। अब हमारे पास ये आ गया कि रूल 4 के तहत कोर्ट ने एग्जामिनेशन कर ली। अब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि मैं ये एप्लीकेशन आया एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। वैसे एग्जामिनेशन करने के बाद ना वो पहले एक इनको हियरिंग भी इनकी करता है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं एक्सेप्ट करूँ रिजेक्ट करूँ। यहाँ पर रूल 5 पहले बता दिया गया है कि रिजेक्शन अगर होगी, तो वो किन ग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन की रिजेक्ट होगी। नॉर्मली आई थिंक सो 5, हाँ 5 ग्राउंड है जिनके ऊपर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।
सो कहने द कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू sue एज अ पॉपर, मतलब आपको दरख्वास्त दी गई कोर्ट को कि ऐसा पॉपर वो दावा दायर करना चाहता है, तो उस एप्लीकेशन को कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है इन ग्राउंड्स पे। क्लाउज ए, वेयर इट इज नॉट फ्रेम और प्रेजेंटेड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब बाय रूल 2 and 3, मतलब कि जिस तरह ये एप्लीकेशन फ्रेम की जानी चाहिए थी रूल 2 के तहत, वो इस तरह फ्रेम नहीं की गई, जिस तरह प्रेजेंट करनी चाहिए थी रूल 3 के तहत उस तरह प्रेजेंट नहीं की गई। वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट अ पॉपर, अगर उसे कोर्ट को ये तो पॉपर लग नहीं रहा दरख्वास्त गुजार। Number 3, where he has within a 2 month next before the presentation of the application dispose of any property fraudulently in order to able to be apply for permission to sue as a pauper, अगर तो इसी एप्लीकेंट ने तकरीबन इस दरख्वास्त को फाइल करने से पहले 2 महीने पहले अपनी कोई प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली डिस्पोज ऑफ कर दी, ताकि वो ऐसा पॉपर दरख्वास्त दे सके, सूट करने के लिए ऐसा पॉपर दरख्वास्त दे सके ताकि उसको अलाउ कर दिया जाए। मतलब उसके पास इतनी मालियत थी कि जायदाद थी कि वो पॉपर की डेफिनेशन में नहीं आता, तो उसने जान के दावा दायर करने से पहले, ये दरख्वास्त दायर करने से पहले 2 महीने पहले अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दी फ्रॉडेंटली, ताकि कोर्ट को यही लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ताकि वो उसे ऐसा प्रॉपर दावा दायर करने के लिए अलाउ कर दे। अगर तो ऐसा इसकी एक्शन इसका सामने आए तो तब भी इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। क्लाउज डी, वेयर इज एलिगेशन टू, अगर ये इसकी जो एप्लीकेशन है, जो इसकी एलिगेशन है, वो काउज ऑफ एक्शन को ही डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, कोर्ट को पता नहीं चल रहा कि क्या ये रिलीफ मांग रही है, क्या इसका बनाए दावा है, क्या इसका डिस्प्यूट है उस पार्टी के साथ, तो फिर इस सिचुएशन में भी इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लाउज ई, वेयर ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज्ड सूट अंडर व्हिच एनी अदर पर्सन हैज ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस जो प्रपोज द सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है ना, जो उसके मतलब वो दावा दायर कर रहा है, उसी सब्जेक्ट मैटर से मतलब वो मुआहदा कर लेता है किसी दूसरी थर्ड पार्टी के साथ, किसी अदर पर्सन का, जिसकी वजह से उसका भी सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है। अब इन वजूहात पर, इन 5 ग्राउंड की बेस पर इसकी एप्लीकेशन जो है, ये स्यू एज अ पॉपर की जो दरख्वास्त है, वो कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है रूल 6। रूल 6 कहता है नोटिस ऑफ अ डे फॉर रिसीविंग एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट्स पॉपरिज्म, where the court see no reason to reject the application on any of the grounds stated in rule 5, मतलब जो रूल 5 के अंदर ग्राउंड मेंशन किए गए हैं ना, इसमें से कोर्ट को कोई भी ग्राउंड नहीं मिलता है इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का। अब कोर्ट क्या करेगा, इट शैल फिक्स अ डे ऑफ विच एट लास्ट 10 day clear notice shall be given to the opposite party and the government pleader for receiving such evidence as the applicant may adduce in proof of his pauperism and for hearing evidence which may be adduced in disproof thereof। तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट 10 दिन का नोटिस देगा गवर्नमेंट लीडर अपोजिट पार्टी को भी और इस पार्टी को भी, जो कि ऐसा प्रॉपर दावा दायर करना चाहती है, तीनों पार्टी को वो 10 दिन का टाइम पीरियड देगा कि 10 दिन के अंदर आपकी मेरे पास पेशी है, 10 दिन के अंदर आपने कोर्ट में आना है। इस 10 दिन के अंदर वो प्रॉपर को भी कहता है कि जो भी अपने आप को ऐसा प्रॉपर साबित करने के लिए इसके पास सबूत हैं वो इकट्ठे करे, और इसी तरह गवर्नमेंट लीडर अपोजिट पार्टी को कहता है कि जो भी आपको इसको ये साबित करने के लिए कि प्रॉपर नहीं है, एविडेंस है, आप भी लेकर आओ। नेक्स्ट है रूल 7, प्रोसीजर एट हियरिंग ऑन द डेज ऑफ फिक्स्ड और सून देयर आफ्टर एज में भी कवेनेंट, मतलब जो डे फिक्स होता है हियरिंग के लिए या उसके बाद कोई दूसरा डे जो कि मुनासिब लग रहा है, तो कोर्ट जो है इस सिचुएशन में अब विटनेस की एग्जामिनेशन करेगा, अगर तो किसी पार्टी ने कोई भी प्रोड्यूस किया है, कोई है गवाह। इसके अलावा एप्लीकेंट और उसके एजेंट की भी एग्जामिनेशन कर सकता है। अब यहाँ पर वर्ड समझे, शेल और मे का फ़र्क है कि गवाहों की तो लाजमी तौर पर एग्जामिनेशन होगी, एप्लीकेंट और एजेंट की अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, अगर मे का वर्ड है बाउंड नहीं है। और नेक्स्ट फिर उनकी जो एविडेंस इन्होंने दी होगी इसका मेमोरेंडम रिकॉर्ड करेगा, मतलब एक रिकॉर्ड बना लेगा कि ये इन्होंने शहादत दी। Sub rule 2, the court shall also hear any argument which the parties may desire to offer on the question whether on the face of application and evidence if any taken by court as therein provided, मतलब कोई भी सबूत जो दिया गया है या कोई दरखास्त जो ये दी गई है उसके मतलब अगर किसी पार्टी का कोई आर्गुमेंट वगैरह है तो कोर्ट उस आर्गुमेंट वगैरह को भी सुनेगी। द एप्लीकेंट इज और इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजन स्पेसिफाइड, अब इस मैटर के अंदर जो दरख्वास्त गुजार है, जो रूल 5 की प्रोविजन है उसके ऊपर वो अप्लाई यहाँ पर हो या ना हो, ये इस सिनेरियो के अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती। द कोर्ट शैल देन इधर अलाउ और रिफ्यूज टू अलाउ द एप्लीकेंट टू sue एज अ पॉपर, अब ये हेयरिंग होने के बाद बेसिकली कोर्ट के ऊपर है कि उसने ये डिसाइड करना है कि या वो इसे इजाज़त दे कि ऐसा पॉपर एप्लीकेंट दावा दायर कर सकता है, या फिर उसे ना दे, रिफ्यूज़ कर दे, इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। अगर तो उसने इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो वो तो हम लोग पहले ही पढ़ा है 5 ग्राउंड में, रूल 5 के तहत जो ग्राउंड बताए उनके तहत रिजेक्ट करता है। रूल 8 कहता है कि अगर वो इसकी एप्लीकेशन एडमिटेड हो जाती है तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। रूल 8 स्टेट दैट प्रोसीजर इफ एप्लीकेशन एडमिटेड वेयर द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड, मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, इट शैल बी नंबर्ड एंड रजिस्टर्ड एंड शैल बी डीम्ड द प्लेंट इन अ सूट, वो कह रहे हैं इसकी नंबरिंग होगी, इसको रजिस्टर किया जाएगा और इसका स्टेटस जो है ना इस एप्लीकेशन का वो प्लेंट का हो जाएगा दावे में। एंड द सूट शैल प्रोसीड इन ऑल अदर रिस्पेक्ट ऑफ अ सूट इंस्टीट्यूट इन द ऑर्डनरी मैनर, और इस सूट की प्रोसीडिंग अब ऐसे ही चलेगी जैसे कि एक ऑर्डिनरी सूट की प्रोसीडिंग चलती है, सवाए एक्सेप्ट दैट प्लेंटिफ शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी कोर्ट फी,
अदर देन अ फी पेएबल फॉर सर्विस ऑफ प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पिटीशन अपॉइंटेड लीडर अदर प्रोसीडिंग। मतलब सारी मैटर के लिहाज से एडमिट हो गई एप्लीकेशन, तो अब ऑर्डिनरी सूट की तरह इसकी प्रोसीडिंग चलेगी, सवाए इस चीज़ के कि यहाँ प्लेंटिफ को कोर्ट फी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। बस इतना है कि इसने जो सर्विस ऑफ प्रोसेसेस की फ़ी है ना, वो इसने पे करनी है। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि जो भी प्रोसेस जारी किया जाता है किसी पेटिशन और अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर यानी वकालतनामा, वकील की अपॉइंटमेंट के हवाले से, या जो भी सूट के अंदर कोई प्रोसीडिंग होती हैं, सूट के अंदर कोई आप दरख्वास्त देते हो प्लीडर और की अपॉइंटमेंट के लिए, कोई वकालतनामा लगाते हो, और इसी तरह जो भी कोई प्रोसीडिंग होती है सूट के अंदर, उससे उन तमाम प्रोसीडिंग के अंदर जो सर्विस ऑफ प्रोसेस के चार्जेस हैं ना, वो बस इसने पे करने हैं, कोर्ट फीस बंदे ने नहीं पे करनी। रूल नंबर 9 कहता है डिस्पॉपरिंग। यहाँ पर ये बताया गया है कि हो सकता है कोर्ट ने पहले तो इसे अलाउ कर दिया था ऐसा पॉपर, लेकिन फिर इसने उसे डिसअलाउ कर दिया कि आप अब ऐसा पॉपर अब सूट नहीं कर सकते, इसे डिस्पॉपरिंग कर दी, तब क्या होगा? द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ डिफेंडर और ऑफ अ गवर्नमेंट प्लीडर ऑफ a 7-day clear notice in writing has been given to the plaintiff order the plaintiff to be dispauper। वो कह रहे हैं कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिफेंडेड की या सरकारी वकील यानी गवर्नमेंट प्लीडर की दरखास्त पर 7 दिन का क्लियर नोटिस देता है रिटर्न फॉर्म में प्लेंटिफ को, जिसमें वो उसे ऑर्डर देता है कि 7 दिन के अंदर जो है वो आप डिस्पॉपर हो जाओगे। कब वो कहते हैं कि ही इज गिल्टी ऑफ एक्सेशियस और इम्प्रॉपर कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ अ सूट। अगर तो इसका कोर्स ऑफ सूट में जो इसका कंडक्ट है वो इम्प्रॉपर है, ना मुनासिब है, वेक्सिशियस ना मुनासिब है, इसका ही गिल्टी हुआ है। और इसका जो है इफ इज अपेयर दैट इज मींस आर सच दैट ही नॉट टू कंटिन्यू, या फिर इस ये पता चले कि भाई अब इसके पास इतने वसाइल हैं कि अब इसका जायज़ नहीं बनता कि ये ऐसा प्रॉपर सूट को कंटिन्यू करे। नेक्स्ट है कि अगर इसने कोई एग्रीमेंट कर लिया है जो सब्जेक्ट मैटर है ना सूट में, उसी से मतलब इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया और थर्ड पार्टी का सूट में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी इसे डिस्पोपर किया जा सकता है। रूल 10 कहता है कोस्ट वेयर प्रॉपर सक्सीड, या मतलब कि आपने ऐसा प्रॉपर दावा दायर किया और बाय लकीली आप लोग जो है वो सूट विन कर जाओ, तो अब क्या होगा? फिर द प्लेंटिफ सक्सीड इन अ सूट, मतलब जो मुद्दई है वो दावा जीत जाता है। द कोर्ट शैल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कोर्ट फी व्हिच वुड हैव बीन पेड बाय द प्लेंटिफ इफ ही हैड नॉट बीन परमिटेड टू सू एज अ पॉपर। तो अब इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट वो कोर्ट फी कैलकुलेट करेगा जो कि प्लेंटिफ पे करनी थी अगर इसको ऐसा पॉपर स्यू करने की इजाजत ना मिलती। सच अमाउंट शैल बी रिकवरेबल बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी पार्टी ऑर्डर बाय द डिक्री टू पे द सेम। अब ये अमाउंट जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रिकवर करनी है किसी पार्टी से जिसे डिक्री के तहत कोर्ट ऑर्डर कहेगी कि ये पैसे इसने पे करने हैं, एंड शेल बी एट अ फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। और ये जो अनपेड कोर्ट फी है ना, यही बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है इसके ऊपर फर्स्ट चार्ज इसी चीज़ का क्लियर होता है। अब आपको पता है कि जब किसी चीज़ पर चार्ज क्रिएट हो जाए तो अब आप बगैर चार्ज क्लियर किए उसे आगे फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, अब जिसने इसे डिस्पोज ऑफ करना है उसे पहले ये कोर्ट फी हो, अगर कोर्ट ने उसे डिक्री में कहा है कि आपने पे करनी है तो उसने पे करनी है, और अगर किसी और को कहा है तो वो पे करेगा। हो सकता है इसे ही कहा गया हो पॉपर को ही कि अब तो आप सूट विन कर गए हो और इसका मतलब ये डिक्री होल्डर बन गया है, प्रॉपर्टी अब इसके पास इतने वसाइल हैं कि ये दे सकता है, तो इस पर पहला चार्ज क्रिएट हो गया है। तो अगर इसको ये अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल भी करनी तो पहले वो चार्ज क्लियर करेंगे, कोर्ट फी क्लियर करेगा। रूल 11 प्रोसीजर वेयर पॉपर फे, यानी कि अगर तो आपको इजाज़त तो मिल गई थी ऐसा प्रॉपर दावा दायर करने की, बट अनलकीली आप केस लॉस कर जाते हो, तब क्या प्रोसीजर होगा? ओके, वेयर द प्लेंटिफ फेल इन अ सूट और इज डिस्पॉपर। ठीक है, अगर तो प्लेंटिफ जो है वो केस लॉस कर देता है या डिस्पॉपर हो जाता है अंडर रूल लाइन ही है ना, हाँ, रूल लाइन के तहत डिस्पॉपर हो गया, या फिर इसने अपना सूट विथड्रॉ कर लिया, या फिर इसका दावा खारिज हो गया, डिसमिस हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज द समन फॉर द डिफेंडेड टू अपीयर एंड आंसर हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन हिम इन द कंसीक्वेंस ऑफ द फेलियर प्लेंटिव टू पे द, क्योंकि समन जो है वो डिफेंडेड को गया नहीं, तो वो ना आ सका ना उसने आंसर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्लेंटिफ ने जो कोर्ट फी पोस्टल चार्जेस जो सर्विस ऑफ प्रोसेस के लिए जारी करने थे वो इसने पे नहीं किए। जैसा कि हम लोग अभी पढ़कर भी आए हैं कि इसको कुछ नहीं देना पड़ता सवाए ये रूल 8 के तहत सवाए पोस्टल चार्जेस के सर्विस प्रोसेस की फ़ीस के। तो वो अगर इसने नहीं पे किए और वो नहीं आ सका डिफेंडेड, इस ग्राउंड पे अगर इसका दावा रिजेक्ट हो गया या डिस्पॉपर हो गया या इसका सूट डिसमिस हो जाता है बिकॉज़ द प्लेंटिफ डज़ नॉट अपीयर, और अगर प्लेंटिफ को बुलाया गया था ऑन हियरिंग तो ये आया नहीं है, तो इसकी वजह से अगर इसका दावा खारिज हो गया, मतलब क्लॉज़ ए और बी की वजह के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर इसका दावा खारिज हो जाता है, तो कोर्ट प्लेंटिफ को ऑर्डर करती है और किसी ऐसे पर्सन को जो कि को सूट में ऐसा को प्लेंटिफ ऐड हुआ है कि भई जो कोर्ट फ़ी आपको पहले माफ़ हो गई थी क्योंकि आपको इजाज़त थी कि आप ऐसा प्रॉपर दावा दायर कर सकते थे, वही कोर्ट फ़ी अब आपने पे करनी है।
कहेगी कि आप वो कोर्ट फ़ी पे करें, जो कि प्लेंटिफ ने पे करनी थी। लेकिन इसने नहीं की, क्योंकि ऐसा पॉपर से इजाज़त थी कि दावा दायर कर सकते। ठीक है, रूल 11 है प्रोसीजर वेयर पॉपर सूट अ बिट। अब यहाँ पर ये बताया गया है इस रूल 11 के अंदर सिनेरियो के हो सकता है कि पॉपर का दावा खारिज हो जाए क्योंकि इसकी डेथ हो जाए। तो अब इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर फॉलो करें? वेयर द सूट अबेट बाय द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और एनी पर्सन एट इज अ को प्लेंटिफ। ठीक है, अगर जो दावा जो है वो प्लेंटिफ की या कोई पर्सन जो कि को प्लेंटिफ के तौर पर ऐड हुआ हुआ है, उनमें से किसी एक की डेथ की वजह से खत्म हो जाता है, बेट हो जाता है। द कोर्ट शैल ऑर्डर द अमाउंट ऑफ कोर्ट फी which would have been paid by the plaintiff if he had not been permitted to sue as a pauper। ठीक है, अब कोर्ट से ऑर्डर देता है कि भाई आप वो कोर्ट फी अमाउंट पे करो प्लेंटिफ को, कि अगर आप जो आपने पे करनी थी, अगर आपको ऐसा पॉपर सू करने की इजाज़त ना दी जाती, वो रिकवरेबल होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी इस डिजीज़ प्लेंटिफ की स्टेट से, उसकी जायदाद से, मतलब उसकी जायदाद पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल 10 प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल हैव अ राइट एट एनी टाइम टू अप्लाई टू द कोर्ट फी टू मेक एनी ऑर्डर। मतलब जो भी कोर्ट फ़ी की पेमेंट है रूल 10, 11 और 11 ए के तहत उन पेमेंट की रिकवरी करने के लिए दरख्वास्त देती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का राइट है कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दे सकती है कि कोर्ट ऑर्डर जारी करे कि रूल 10, 11 और 11 ए के तहत जो पेमेंट की रिकवरी करानी है ना, उसकी रिकवरी के लिए कोर्ट ऑर्डर जारी करे, उसकी दरख्वास्त दे सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डीम अ पार्टी, वगैरह जो भी मैटर राइज हो रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कोई पार्टी सूट के दरमियान रूल 10, 11 और 12 ए के तहत, उसमें वो इस तरह ही कंसीडर किए जाएंगे कि वो पार्टीज के दरमियान क्वेश्चन रेज हो रहे हैं विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 47 के तहत। रूल 14 रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कोर्ट फी वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर रूल 10, रूल 11 ए, द कोर्ट शैल फॉरवर्ड cause of a copy of a decree or order to be forwarded to the collector। सो वो कह रहे हैं कि जब ऑर्डर पास होता है ना रूल 10, 11 और 11 ए के तहत, कोर्ट जो है वो इसकी डिक्री की कॉपी फॉरवर्ड करता है, ऑर्डर डिक्री कॉपी फॉरवर्ड करता है कलेक्टर को, जो कि बगैर किसी दूसरे मोड ऑफ रिकवरी को अफेक्ट किए बगैर इस कोर्ट फ़ी की अमाउंट को, जो कि स्पेसिफाई की गई है कि फ़लाँ बंदे से प्रॉपर्टी इसकी लायबल उससे लेनी है, उसको रिकवर करेगा। ऐसे रिकवर करेगा जैसे जो अनपेड लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है ना। नेक्स्ट है रूल 15, वो कहता है रिफ्यूजल टू अलाउ एप्लीकेंट टू स्यू एज अ प्रॉपर टू बार सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ लाई का नेचर। अब यहाँ पर इसलिए कि बताया जा रहा है कि अगर एक पर्सन ने दरख्वास्त दी कि मुझे ऐसा प्रॉपर अलाउ किया जाए, मैं दावा दायर करना चाहता हूँ, उसने दरख्वास्त दी, उसकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई, तो वो इसी तरह की सेम एप्लीकेशन नहीं दे सकता, उस पर बार है। वही लॉजिक है सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी रेस्ट जुडिकेटा यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि रेस्ट जुडिकेटा सूट और इशू दोनों चीज़ों पर अप्लाई होता है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ द एप्लीकेंट टू स्यू एज अ प्रॉपर शैल बी अ बार टू एनी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ लाइक नेचर बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम राइट टू स्यू। मतलब अगर कोई एप्लीकेंट को उसने दरख्वास्त दी, ऐसा प्रॉपर दावा दायर करने के लिए उसने दरख्वास्त दी और उसकी दरख्वास्त को बाय ऑर्डर रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो वो इसी तरह की सेम नेचर की दरख्वास्त जो है वो इसी सेम राइट टू सूट से मुतल्लक नहीं कर सकता। बट द एप्लीकेंट शैल बी एट लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन द ऑर्डनरी मैनर रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट। लेकिन वो इसी राइट से मुतल्लक एक ऑर्डनरी सूट दायर कर सकता है, इसकी उसे इजाज़त है। मतलब अब वो ऐसा प्रॉपर दावा दायर नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा कि एक नॉर्मल पर्सन के तौर पर वो इसी सेम मैटर से मुतल्लिक दावा दायर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट ही फर्स्ट पे द कॉस्ट इफ एनी इनकर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बाय द अपोजिट पार्टी इन अपोजिंग हिज एप्लीकेशन टू लीव स्यू एज अ प्रॉपर। अब यहाँ पर प्रोवाइजर कह रहा है कि जब उसको इजाज़त चाहिए ना, कि ऐसा प्रॉपर उसने इजाज़त लेनी है कि उसे इजाज़त दी जाए, तो इस सिचुएशन के अंदर उस पर ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है और दूसरी पार्टी का दरख्वास्त में वो कॉस्ट इसने पे करनी है। रूल 16 कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्यू एज अ प्रॉपर एंड इंक्वायरी इनटू द प्रॉपरिज्म शैल बी कॉस्ट इन द सूट। मतलब ये जो आप दरख्वास्त देते हो ना कि ऐसा प्रॉपर आपको स्यू करने के लिए अलाउ किया जाए, उस दरख्वास्त का खर्चा प्लस जो इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जाती है कि आप प्रॉपर हो या नहीं, उस इंक्वायरी का खर्चा, मतलब उस दरख्वास्त को उसका दरख्वास्त और इंक्वायरी का खर्चा जो है वो कॉस्ट ऑफ द सूट कंसीडर की जाती है, मतलब वो सूट में कॉस्ट कंसीडर की जाती है। सो ये हमारे पास ऑर्डर 33 था। अब अगर इसको हम लोग एक समराइज फॉर्म में डिस्कस करें कि इस ऑर्डर में बेसिकली बात क्या की गई है, ताकि हमें ये चीज़ ऑर्डर जो है वो बेहतर तौर पर क्लेरिफाई हो सके और हमें इसे याद करने में आसानी हो, तो वो इसको एक समरी की सूरत में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर 33 में बेसिकली क्या चीज़ डिस्कस की गई है। ऑर्डर 33 के टोटल तो वैसे 16 रूल्स हैं, लेकिन हम अगर वैसे इसको समराइज़ करें ना, तो इसको 8 पार्ट्स की सूरत में हम लोग समराइज़ कर सकते हैं कि इसको 8 पार्ट में, मेन 8 पार्ट हैं इसके ऑर्डर में, उसमें इसको डिस्कस किया गया है। लाइक सबसे पहले आपको
ये जानना ज़रूरी है कि पॉपर क्या होता है। इसमें ये बताया गया है कि पॉपर क्या है, जो कि रूल 1 में बताया गया है। फिर इस ऑर्डर में ये चीज़ डिस्कस की गई है सेकेंडली कि कौन से दावे आप ऐसा प्रॉपर इंस्टीट्यूट कर सकते हो, जो वो सिंपली कह दिया गया कि हर किस्म का दावा आप कर सकते हो, ये भी रूल 1 में बताया गया है। थर्ड पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो ये है कि जब आप लोगों ने ऐसा प्रॉपर दावा इंस्टीट्यूट करना है, तो तब आपको क्या रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट पूरी करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको कोर्ट में दरख्वास्त देनी पड़ेगी, आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, मतलब लीव एप्लीकेशन टू स्यू ऐसा प्रॉपर आपको फ़ाइल करनी पड़ेगी, जो कि रूल 2 में बताया गया है। अब इसी पार्ट में ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि ये दरख्वास्त के क्या कंटेंट होंगे, ये भी रूल 2 में बताई गई हैं, और ये दरख्वास्त कौन जमा करवाएगा, ये रूल 3 के अंदर डिस्कस की गई। तो 3 पार्ट में अब आप देख सकते हैं कि इसके तीनों फर्स्ट रूल हमारे पास सम अप हो गए। नेक्स्ट, जब ये दरख्वास्त आ जाती है, 4 पार्ट इसका ये कहता है इस ऑर्डर का कि कोर्ट इस दरख्वास्त को किस तरह टैकल करेगी, इस पर क्या एक्शन लेगी। तो कोर्ट इसके ऊपर या तो इसे रिजेक्ट कर सकती है या इसे एडमिट कर सकती है। अब सवाल यहाँ पर ये रेज़ होता है कि कोर्ट इस दरख्वास्त को एडमिट और रिजेक्ट करने के लिए क्या पैरामीटर सेट करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट इसको डिसाइड करती है। सबसे पहले वो पार्टीज़ या उनके एजेंट की एग्जामिनेशन करती है रूल 4 के तहत। नंबर 2 वो कि वो एक डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर देती है, जिसमें वो तो गवर्नमेंट प्लीडर, अपोजिट पार्टी और जो पार्टी दरख्वास्त देती है कि वो ऐसा प्रॉपर दावादार करना चाहती है, उसे कहती है कि सबूत लेकर आएँ। इससे डील करता है रूल 6 एंड 7। इसके आने के बाद कोर्ट या तो रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन या एडमिट कर देगी। अगर तो वो रिजेक्ट करेगी, तो वो रूल 5 के ग्राउंड के तहत रिजेक्ट करेगी, जो कि 5 ग्राउंड है। साथ ही आप लोग ये चीज़ इसमें मेंशन कर लें कि जब वो रिजेक्ट हो जाती है ना एप्लीकेशन, तो एक पर्सन जो है जिसने दरख्वास्त दी थी, वो इसी सेम मैटर से मुतल्लक सेम नेचर की दरख्वास्त नहीं दे सकता, उस पर बार है रूल 15 के तहत। सो अभी तक हमारे फर्स्ट 7 रूल और रूल 15 हो गया, और पार्ट हमारे 4 कवर हुए। फिफ्थ पार्ट नहीं, 4 पार्ट का भी पोर्शन है कि अगर तो एडमिट कर लेती है एप्लीकेशन, तो वो उसे सूट का इस एप्लीकेशन को ऐसा प्लेन कंसीडर कर लेगी सूट में, और प्रोसीडिंग को ऐसा ऑर्डिनरी सूट। अब इसकी इस केस में प्रोसीडिंग चलेगी रूल 8 के तहत। सो फर्स्ट 8 रूल और 15 रूल हमारा इसके फर्स्ट 4 पार्ट में कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है इस ऑर्डर के अंदर जो डिस्कस किया है, वो ये है कि ये जो एप्लीकेशन आपकी एडमिट हो जाती है कि ऐसा प्रॉपर आपको अलाउ कर दिया जाता है, दावा दायर कर सकता हो, इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इसके पास 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि प्रॉपर केस को सक्सीड कर दे, जो कि रूल 10 में बताया गया है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है वो केस को लॉस कर दे, जो कि रूल 11 में बताया गया है। तीसरा ये है कि कोर्ट हो सकता है इसे डिस्पोपर कर दे, जो कि रूल 9 में बताया गया है। या फिर फोर्थ लास्ट सिनेरियो कि इसका हो सकता है इसकी डेथ हो जाए, इसका सूट अबेट हो जाए, जो कि रूल 11 ए के अंदर बताया गया है। इन चारों सिनेरियो में से चाहे जो भी सिनेरियो हो, हर सिनेरियो के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि जो कोर्ट फ़ी उसे ऐसा प्रॉपर होने की वजह से पहले उसने पे नहीं की थी, अब इन चारों सिनेरियो में चाहे जो भी पॉसिबिलिटी हो, वो कोर्ट फ़ी जो है वो बेसिकली कोर्ट ने रिकवर करनी होती है। और इसको रिकवर करने के लिए बेसिकली प्रोविंशनल गवर्नमेंट दरख्वास्त देती है कि कोर्ट इस कोर्ट फ़ी को रिकवर कराने के लिए ऑर्डर पास करे, और प्रोविंशनल गवर्नमेंट दूसरी पार्टी सूट के साथ पार्टी सूट कंसीडर की जाती है। इस पार्ट से डील करता है रूल 12 प्लस 13। ये हमारे पास टोटल 6 पार्ट हो गए इसके। 7 पार्ट यहाँ पर कहता है कि भाई ठीक है, कोर्ट फ़ी रिकवर करनी है, प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने इसके लिए दरख्वास्त दे दी। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है उसको एग्ज़ीक्यूट किसने कराना है? वो एग्ज़ीक्यूट प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने नहीं कराना, वो बेसिकली कलेक्टर ने कराना है। और कलेक्टर इस अमाउंट को, इस अनपेड कोर्ट फ़ी को ऐसे ही रिकवर कराएगा जैसे अनपेड लैंड रेवेन्यू को वो रिकवर करता है। तो ये टोटल 7 पार्ट इस ऑर्डर के हो गए। अब लास्ट पार्ट जो है वो इस ऑर्डर का वो ये है कि इस ऑर्डर के तहत जो भी आप दरख्वास्त देते हो कि ऐसा प्रॉपर हमें अलाउ किया जाए, हम दरख्वास्त जो आप दे रहे हो वो उस दरख्वास्त की प्लस आप प्रॉपर हो या नहीं, उसकी जो इंक्वायरी की जाती है वो भी कॉस्ट ऑफ द सूट कंसीडर की जाती है, और इससे रूल 16 डील करता है। तो इस तरह टोटल 16 रूल्स हमारे जो थे इस ऑर्डर के, वो हम लोगों ने कवर कर लिए, और एक इसकी सिमेट्री भी बना दी कि क्या एक प्रोसीजर फॉलो करती है कोर्ट ऑर्डर 33 के तहत। अब जो मेन चीज़ अभी भी इस ऑर्डर में रह गई है वो ये है
कि ये ऑर्डर पंजाब के अंदर ओमिट हो चुका है, यानी पंजाब लेवल पर ऑर्डर 33 अप्लाई नहीं होता। पंजाब में ये सूट बाय पॉपर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब नेक्स्ट इसी तरह इस नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ऑर्डर 44 डिस्कस करेंगे, जो कि डील करता है कि जब किसी ने ऐसा पॉपर अपील करनी है तो ऑर्डर 44 उससे डील करता है। और ऑर्डर 44 भी पंजाब लेवल पे ओमिट हो गया। जब दावा ही ओमिट का ऑर्डर ओमिट हो गया तो अपील का क्या उन्होंने चार्ज डालना है, तो वो भी ओमिट हो गई है। सो अब बेसिकली याद रखने के लिए कि हमें किस तरह याद रहेगा कि भाई सूट बाय पॉपर से कौन सा ऑर्डर डील करता है और अपील बाय पॉपर से कौन सा ऑर्डर डील करता है, तो बड़ा आसान है कि सूट से डील करता है। अपील से पहले क्या होता है, सूट होता है ना, और अपील हमेशा सूट के बाद होती है। तो 33 यानी 2 दफ़ा 3, ये पॉपर्स के दावे से डील करता है। और उसी को अगर हम लोग 44 कर लें, मतलब 11 डिजिट और इसमें ऐड कर लें, तो वो अपील से डील करता है। यानी 33 सूट बाय पॉपर से डील करता है और 44 जो है अपील बाय पॉपर से डील करता है। 33 है और वो 44 है। ठीक है, आई होप अब ये पॉइंट आपको याद रहेगा। इसी तरह हमारा ऑर्डर 33 कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर 44 डिस्कस करेंगे।